नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज इंडियन पार्लियामेंट में स्पीकर के पद के लिए चुनाव हो चुका है और ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर दोबारा से चुन लिया गया है। पंजाब के बलराम जाखड़ के बाद लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले ओम बिरला दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल से ऑफिशियली सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सीबीआई उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, जहां पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहस हुई। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। सीबीआई के सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में लगातार खबर चल रही है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, उन्हें दोषी बताया है। इसको लेकर आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ खबरें प्लांट करवा रही है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। साल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर आज फिर इंडियन पार्लियामेंट में गहमागहमी रही। स्पीकर ओम बिरला ने इसके ऊपर भाषण दिया, 2 मिनट का मौन भी रखवाया और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान देते हुए कहा कि एनडीए और बीजेपी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। उनकी पार्टी और उनके नेता मुलायम सिंह यादव इमरजेंसी में जेल में गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का समर्थन किया था। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। पिछले 10 साल से यह पद खाली था क्योंकि कांग्रेस के पास पूरा नंबर नहीं था इसको पाने के लिए। इससे पहले इस पद पर उनकी माता सोनिया गांधी और उनके पिता राजीव गांधी भी रह चुके हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज ओम बिरला को स्पीकर बनने पर बधाई दी और कहा कि सर, आप इस सदन के संरक्षक हैं, आप छोटी पार्टियों को भी बोलने का मौका दीजिएगा। ऐसी ही बात हरसिमरत कौर बादल ने भी कही। वह बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल की सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद बनकर आए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप छोटी पार्टियों को भी बोलने का मौका देंगे। अमेरिका की गिरफ्त से बाहर आए पत्रकार जूलियन असांज फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वहां पर उनकी पत्नी स्टेला असांज ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी जूलियन असांज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनको स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए। उनकी हेल्थ के कई सारे इश्यूज हैं, 2019 से वो जेल में हैं, तो इसलिए जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तभी मीडिया से बात करेंगे। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का पोस्टमार्टम और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आई इंडियन पार्लियामेंट से। आज इंडियन पार्लियामेंट का स्पीकर चुन लिया गया है। जैसा कि हम सब जानते थे कि एनडीए के पास नंबर ज्यादा है, तो इसलिए उन्हीं का ही स्पीकर चुने जाना है। लेकिन कांग्रेस ने और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने अपना एक स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था, के सुरेश, लेकिन वो हार गए हैं। अब की बार जो चुनाव हुआ है, वैसे तो पहली बार स्पीकर पद के लिए जो भारतीय पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें चुनाव हो रहा है, लेकिन अब की बार भी वोटिंग वाला चुनाव नहीं हुआ, यानी कि वोट जो डलते हैं वैसा चुनाव नहीं हुआ, ध्वनि मत से चुनाव हुआ। यानी ध्वनि मत से क्या होता है कि बोलकर आपसे पूछा जाता है, बोलकर जो मेंबर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इसके नाम पर सहमत हैं, हाँ या नहीं। ऐसे ही ओम बिरला के नाम को पुकारा गया कि पूछा गया कि क्या ओम बिरला के लिए स्पीकर पद के लिए आप सहमत हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हाँ कही, बहुत सारे लोगों ने ना भी कही। और इसमें बेसिकली हाँ ना का कोई वजन, ऐसे साउंड का कोई वजन तो नापा नहीं जाता, लेकिन इसको सबको पता होता है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा नंबर है उसी पार्टी का ही स्पीकर बना दिया जाता है। और इसी लिहाज से आज बीजेपी के स्पीकर चुने गए हैं। बीजेपी से सांसद हैं ओम बिरला, कोटा से जीत कर आए हैं, राजस्थान के कोटा शहर से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे हालांकि। और पंजाब के बलराम जाखड़ के बाद वो दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर पद की शपथ ले रहे हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। इससे पहले जो पंजाब के बलराम जाखड़ थे वो लगातार 2 बार स्पीकर रहे थे, लगातार दूसरी बार स्पीकर रहने का मौका ओम बिरला को बलराम जाखड़ के बाद मिल रहा है। और जो इसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्वीट भी आ रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं कि देखो जो ध्वनि मत है ये कोई सिस्टम नहीं होता। आपको जो इलेक्टोरल वोटिंग थी वो जो एक हिसाब से नंबर जो गेम है वो करवाना चाहिए था, ताकि क्लियर हो सके कि कौन से स्पीकर को के पद के उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कौन चुना गया है। ये कोई फेयर नहीं है। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर बहुत सारी बातें भी आज कही गई। अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। वो कल आई तिहाड़ जेल से, और तिहाड़ जेल में हम सबको पता है कि कल रात को सीबीआई पहुंची थी
और उन्होंने अपनी हिरासत में अरविंद केजरीवाल को ले लिया। आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कोर्ट में लेके गई, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही लेके जाया गया उनको, तो जब समझ में आया कि उनको न सिर्फ हिरासत में लिया है बल्कि सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज उनके मामले पर जिरह हुई, कोर्ट में बहस हुई। उनके जो वकील थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि हमें पहले जो सीबीआई है वो इससे पहले मनीष सिसोदिया के साथ भी कर चुकी है, कागज कार्रवाई पूरी नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर सीबीआई के वकील ने कहा कि कागज कार्रवाई होती रहेगी लेकिन इनको उठाया जाना जरूरी था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पूरे 1 मिनट तक ये बात रखी कि जो सीबीआई है वो बाहर खबरें प्लांट करवा रही है। बहुत सारे अखबारों में छपा सीबीआई के सोर्सेज से कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि शराब नीति घोटाले का जो दोषी है वो मनीष सिसोदिया है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी खबरें मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्लांट करवा रही है सीबीआई, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसको लेकर 1 मिनट तक वो बोले और कहा कि ये क्यों हमें एक हिसाब से हमारा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, और इस पे काफी लंबी बहस हुई। और मीडिया, हमें पता है जो इंडियन मीडिया, उसमें लगातार खबरें आ रही हैं। जो एजेंसीज हैं उनका एक नेचर रहा है, चाहे अमृतपाल सिंह का मामला रहा हो, अपोजिशन का कोई भी लीडर रहा हो, अगर वो जेल में गया तो उसके खिलाफ खबरें प्लांट करवाई जाएंगी। अमृतपाल सिंह के खिलाफ खबरें, हमें पता है कि उन्होंने अपनी लुक चेंज करवाई, वो जॉर्जिया गए, आंख छोटी बड़ी करवाई, ये सब किस्म की खबरें उस समय पर प्लांट करवाई गई थी। बहुत सारी लड़कियों के बारे में खबरें प्लांट करवाई गई। तो एजेंसीज ये सब करती हैं, और एजेंसीज का एक हिसाब से ये नियम होता है कि जैसे ही वो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को उठाते हैं तो उसके समर्थन में जाहिर सी बात है जनता से आवाज आने लगती है, लोग आवाज उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उनको बदनाम करने के लिए एजेंसीज लगातार खबरें प्लांट करवाने लग जाती हैं। और ये नया नहीं हो रहा, और अरविंद केजरीवाल भी उसी का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनके पति को अंदर रखने की हर कोई साजिश की जा रही है, सारा तंत्र उनके पति के खिलाफ है कि कैसे भी करके ये बंदा जेल से बाहर ना आए। उन्होंने जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाया। और सुनीता केजरीवाल लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो लगातार एक्टिव भी दिख रही हैं। उससे अगर अगली खबर की हम बात करें तो वो आई आज इंडियन पार्लियामेंट से ही। और इंडियन पार्लियामेंट में से आज इतनी खबरें क्यों आ रही हैं उसका भी मैं पिछले 3-4 दिन से ही खबरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। और जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट वही होता है। तो ओम बिरला आज खबरों के केंद्र बने हुए थे। उन्होंने बाहर भी आपातकाल के बारे में, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, और सदन में भी उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ स्टेटमेंट दी। इसके बाद लोगों को कहा कि इमरजेंसी में जिन लोगों की जाने गई उनके लिए 2 मिनट का मौन करवाया उन्होंने। कांग्रेस ने हालांकि इस पे एक हिसाब से रोड़ा डालने की भी कोशिश की, यानी कि शोर भी मचाया, लेकिन 2 मिनट का मौन करवाया गया। उसके बाद आपातकाल के ऊपर कहा भी गया, निंदा की गई। इसको लेकर जो बयान सब मैं आप लोगों के ध्यान में लेके आना चाहता हूँ, वो लेके आना चाहता हूँ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने बहुत मैच्योर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो आपातकाल था उसके खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेज थी सोशलिस्ट समाजवादी ताकतें, और उनमें उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी थे, और चौधरी चरण सिंह से लेकर जो लोकदल की जो फोर्स थी और लालू यादव, ये सब उस आपातकाल के खिलाफ लड़े थे। और अभी उसको बीते हुए 50 साल हो गए हैं, हमें आगे नया देखना चाहिए। जो लोकतंत्र के सिपाही थे जिन्होंने उसके लिए लड़ा, उनकी पेंशन वेंशन तो बढ़ा नहीं रही है जो मौके की सरकार है, वो सिर्फ बातें कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन पत्र लिखकर भेजा था। इमरजेंसी का अगर विरोध करने में हम बात करें तो सबसे ज्यादा विरोध हम सबको पता है कि पंजाब से, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इन जगहों से आया था, और सारी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके द्वारा आया था, ये भी हम सबको पता है। और सब सोशलिस्ट और लोकदल फोर्सेस का हिस्सा थे। पंजाब में अकाली दल था, एसजीपीसी थी, और भी जो यहाँ पर बहुत सारे संगठन थे, किसान संगठन थे, वो लोग भी विरोध कर रहे थे। तो एक हिसाब से जो आरएसएस थी वो तो चिट्ठियां दे रही थी इंदिरा गांधी को इसकी समर्थन में, इमरजेंसी के समर्थन में। फिर ये बीजेपी वाले इतना रोड़ा क्यों डाल रहे हैं, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तो अखिलेश यादव का जो बयान है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सटीक है, और उन्होंने बिल्कुल जो एक घाव है
उसके ऊपर, बीजेपी के घाव के ऊपर हमला किया। उससे अगर हम अगली खबर की, इसमें अगली खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें एक बात और बता दूं, आरएसएस और बीजेपी का हमेशा नेचर रहा है, जो लोग उनके खिलाफ रहे हों, बेशक उनके खिलाफ उन्होंने फैसला लिया हो, लेकिन आगे 10-50 साल में अगर उनको सूट करी हो करना तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आरएसएस पर बैन सबसे पहले 1950 में किसने लगाया था, आप याद करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके ऊपर बैन लगाया था। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सेलिब्रेट करती है, बेशक से आरएसएस के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया हो। अब हम अगली खबर के ऊपर पर बात करते हैं, और अगली खबर आई कि राहुल गांधी को आज लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो पिछले 10 साल से खाली पड़ी थी। उसका रीजन क्या है कि पिछले 10 साल से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं था? क्योंकि किसी भी पार्टी के पास जो इंडियन पार्लियामेंट के टोटल नंबर है उनका 10% मेंबर्स नहीं थे। यानी कि मान लो हमारी इंडियन पार्लियामेंट के 543 मेंबर्स हैं, तो उस हिसाब से 10% बनता है 54, यानी कि 54 एमपीज किसी भी पार्टी के पास नहीं थे, कांग्रेस के पास भी नहीं थे, और कांग्रेस के पास न 14 में थे न 2019 में। इसलिए पिछले 10 साल से ये जो पोस्ट थी लीडर ऑफ अपोजिशन की, ये खाली पड़ी थी। और इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 99 जो एमपीज हैं, 99 एमपीज कांग्रेस के पास हैं। इस लिहाज से उनके वो अब नए लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के पिताजी भी रह चुके हैं, राजीव गांधी, जो कि 1989 से 1990 तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उनकी जो माता हैं वो 1999 से 2004 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुकी हैं, और उनके परिवार से वो तीसरे हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर बहुत सारे, एक हिसाब से कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है, उतनी सैलरी मिलती है, 3.25 लाख के आसपास सैलरी मिलती है, वही बंगला मिलता है, वही सिक्योरिटी मिलती है, वही इज्जत मिलती है, वही प्रोटोकॉल फॉलो होता है जो कैबिनेट मंत्री का होता है। इसके अलावा जितने भी ये एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी और बहुत सारी जो एक हिसाब से संस्थाएं हैं, उनमें बतौर कमेटी मेंबर वो शामिल होते हैं, यानी कि बहुत सारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। इवन जो संसद को चलाने की गतिविधियां होती हैं उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। तो एक हिसाब से इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और राहुल गांधी इस पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इस पर राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। उनको बहुत सारे जो उनके अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने उसका समर्थन किया उनका, और उनको सपोर्ट भी किया। अखिलेश यादव उनमें से एक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। वो भी इंडियन पार्लियामेंट से ही थी, और इंडियन पार्लियामेंट में आज जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके एक एक या दो सांसद जीत कर आए हैं, उनके सांसदों ने, उनके एमपीज ने भी अपनी बात रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ओम बिरला हैं उनको बधाई दी और कहा कि आप सदन के संरक्षक हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप छोटी पार्टियों को भी आगे बोलने का मौका देंगे। उन्होंने ऐसा किस लिए कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमने पहले देखा था कि बहुत सारे मामलों पर छोटी पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका कई बार नहीं दिया गया। तो इस बार उन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट की। ये रिक्वेस्ट श्रोमणी अकाली दल की जो नेता हैं हरसिमरत कौर बादल, बठिंडा से सांसद चुनकर आई हैं, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की। यही रिक्वेस्ट चंद्रशेखर आजाद ने की, वो नगीना की सीट से चुनकर आए। उन्होंने भी कहा कि छोटी पार्टियों को अनदेखा ना किया जाए। तो ये एक मोटा मोटा हम ये अगर देखें कि एक एक दो मेंबर्स वाली पार्टियां बहुत सारी हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी आवाजों को भी अनदेखा ना किया जाए। जो बड़े दल हैं वो हम सब जानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल है जिसके पास 240 का नंबर है, हम सबको पता है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास हैं। तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, 37 मेंबर्स उनके पास हैं। चौथे नंबर तृणमूल कांग्रेस है, और ऐसे ही 28 मेंबर्स उनके पास हैं। और पांचवें नंबर पर टीडीपी है, 16 मेंबर्स उनके पास हैं। छठे नंबर पर जेडीयू है, 12 मेंबर्स उनके पास हैं। उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, 10 मेंबर्स उनके पास हैं।
तो एक हिसाब से ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास मतलब 2 आंकड़ों में नंबर है, 10 से यानी कि ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ऐसी पार्टियों को तो मौका मिलता है। लेकिन जिन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास एक एक दो सांसद ही हैं, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। जैसे अकाली दल के पास सिर्फ एक सांसद है। हालांकि पंजाब में इस बात पर शोर मचा हुआ है। अकाली दल के जो और सीनियर नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बादल परिवार है उनको कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने की बात कही। उसमें बीबी जगीर कौर से लेकर और बहुत सारे सीनियर जो अकाली दल के नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो एक घमासान चला हुआ है। सुखबीर बादल की लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो रखे हैं कि इतना खराब प्रदर्शन अकाली दल ने कैसे किया कि वो बीजेपी से भी वोट परसेंट में कम रह गया। इसको लेकर बहुत सारे सवाल पंजाब में जो अकाली दल की पॉलिटिक्स है, जो पंथक पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें चल रहे हैं। तो इसको लेकर बात हो ही रही है। पर हम इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब से बात करें तो हरसिमरत कौर बादल एक आज के समय में, पहले तो उनके बहुत सारे सांसद होते थे, लेकिन आज के समय में एक ऐसी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव बन गई है जिसका सिर्फ एक वो खुद ही चुनकर आई हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें राजस्थान से तो राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं वो भी अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं। ऐसे ही हम बात करें अगर हनुमान बेनीवाल की जो RLTP उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके अकेले सांसद हैं। ऐसे ही हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात करें तो जयंत चौधरी, उनके पास सिर्फ 2 सांसद हैं। ऐसे ही इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो नगीना सीट जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बिजनौर से ऊपर वाला हिस्सा है, वहां से चंद्रशेखर आजाद ASP आजाद समाज पार्टी के वो इकलौते सांसद हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी वो इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के। तो एक ये एक लंबी फेहरिस्त है जिनमें ऐसे सांसद भी चुनकर आए हैं जो अपनी अपनी पार्टियों के इकलौते सांसद हैं और उनकी इतनी बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए उनकी जो मांग है कि उनको भी समय दिया जाए वो एक जायज मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आधार तो है अपने अपने इलाकों में। ऐसी बात नहीं है कि सारा नंबर गेम पे सिमट इसको रख कर देखा जाए। कई बार इलाकाई रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी देखना चाहिए। जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को जयंत चौधरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाब को अकाली दल एक हिसाब से रिप्रेजेंट तो करता है। तो ऐसे ही हैदराबाद को रिप्रेजेंट असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। दलित जो पॉलिटिक्स है उसके पहले मैं पिछले बुलेटिन में बात हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों जो आदिवासी पॉलिटिक्स है उसमें राजकुमार रोत रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो लोग अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंट वॉइस तो होनी चाहिए, डिमांड कोई गलत नहीं है। अब उससे अगली खबर की बात करें, वो जूलियन असांज के बारे में। हम सबको पता है कि अमेरिका की गिरफ्त में जूलियन असांज थे, वो फ्री हुए और अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उनकी जो पत्नी है स्टेला असांज, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। स्टेला असांज ने कहा कि अभी जो जूलियन असांज है वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है कि उनकी जो तबीयत है वो अभी ठीक नहीं है, उनको पहले अपनी हेल्थ के लिए समय चाहिए, उसके बाद ही वो मीडिया से और आप लोगों से बात करेंगे। और स्टेला असांज ने ये कहा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको माफी दे सकते हैं और इसके लिए एक पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी पत्रकार हैं उनको भी एक मुहिम के तौर पर इसको लेना चाहिए। अगर दुनिया भर के पत्रकार इसको एक मुहिम बनाएंगे तो शायद जूलियन असांज को एक हिसाब से हम कहें तो उनको जो माफी है वो मिल सकती है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी वॉइसेज हैं जो जूलियन असांज को फ्री करने की वकालत करती हैं। और उनकी पत्नी ने याद दिलवाया कि वो 62 महीने तक जेल में थे, इसलिए उनकी जो एक हिसाब से हेल्थ है वो बहुत खासी क्रिटिकल हो रखी है। उनका वजन बढ़ा हुआ है और उनको कई सारी दिक्कतें हैं। जब तक वो दिक्कतें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मीडिया से रूबरू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो उनकी इंडिपेंडेंस है, जो उनको फ्रीडम मिला है 5 साल बाद, 62 महीने बाद, वो जब हेल्दी हो जाएंगे उसके बाद ही उसको एंजॉय कर पाएंगे, उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे और अपनी बात खुलकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह निडर और निर्भीक हैं, स्वतंत्र हैं और ये एक बार ये हेल्थ वाला प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी तस्वीरें भी आपने जेट में बैठे हुए जूलियन असांज की देखी और ऐसे ही जब वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, तो वो तस्वीरें भी आप सबके सामने आई होंगी। तो एक हिसाब से जो पूरे दुनिया का जो पत्रकारों का जो इकोसिस्टम है वो तो लगातार इसे सेलिब्रेट कर रहा है और खासकर वो सिटीजन्स भी दुनिया के इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के कहीं ना कहीं हिमायती हैं। तो फ्री स्पीच के हिमायती लोग भी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम दोबारा मिलेंगे इसी समय नए खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाब।